नमस्कार, जोहार। मैं पंकज सिन्हा आज दिल की आवाज़ के माध्यम से कला जगत में जो भी थोड़ी बहुत उपलब्धि मैंने पाई है आज आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ। कुछ आंतरिक भावनाएं, कुछ उपलब्धि जो भी मुझे मिला है आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे तो मेरा जन्म स्थान बिहार हुआ, ननिहाल में मेरा जन्म हुआ था। तो एक नज़रिए से देखा जाए तो मेरा जन्मभूमि बिहार और कर्मभूमि झारखंड हुआ। बचपन मेरा हजारीबाग शहर के छोटे से गांव इचाक में बीता। वहाँ मैंने विधिवत अपने बचपन का दौर देखा। आर्थिक तंगी का भी सामना हम लोगों ने किया और उस समय कहीं ना कहीं कला के प्रति एक चिराग था जो कि मेरे अंदर जल चुका था। मैं जब से होश संभाला तो देखा कि मेरे घर के जितने भी भाई लोग थे, चाचा थे, पापा थे, तो वो लोग एक ड्रामेटिक क्लब का वो लोग संस्था बनाए थे इचाक में, जिसमें वो लोग सालाना नाटक का मंचन करते थे। तो उस समय उन लोगों से मैं बहुत प्रेरित होता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ तो एक ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम हमारे इजाक में आया था। तो अपने दोस्तों के साथ मैं वो ईंट लेकर के ज़मीन पर बैठा हुआ था और एक बड़े अच्छे गायक थे, नाम उनका भूल रहा हूँ मैं, मुकेश जी की आवाज़ में वो गीत गाए थे। और उनके लिए मैंने देखा जो क्लैपिंग हुआ, शोर शराबा हुआ, तो मुझे लगा कि जब इनके लिए ताली बज सकती है तो एक समय ऐसा क्यों नहीं आएगा कि मैं उस बुलंदी पे रहूं और तालियां मेरे लिए बजे। तो उस दिन मुकेश साहब के गीत का जो चिराग मेरे अंदर जला वो आहिस्ता आहिस्ता एक जुनून बन गया। वो छोटे से गांव में एक हमारे क्या बताया, मतलब वो टीचर ही हुआ करते थे, प्राइवेट टीचर थे वो, शंभू प्रसाद और शिवलाल सर। तो ये दोनों एक तबला और एक हारमोनियम पर बैठते थे। तो हम लोग उस समय वो लालटेन या मोमबत्ती का दौर था, हम लोग लेके जाते थे एक कमरे में, सामने कोई तबला लेके जा रहे हैं, कोई हारमोनियम लेकर, हम लोग वहाँ बैठते थे। तो उन लोगों के साथ एक दो गाना गाते थे, हम प्रयास करते थे। तो हमारे वो शंभू सर हमेशा बोलते थे कि आप यहाँ से अगर कोई बड़े शहर में जाओगे या यहाँ से निकलोगे तो शायद कुछ और अच्छा बन सकते हो। और आई थिंक हमको लगता है 98-99 का वो दौर होगा जब मैं अपने कला के प्रति जुनून को अच्छा साबित करने के लिए प्रयासरत हो गया। और उसी दरमियान 1-2 साल के अंदर में मेरे पिताजी का डेथ हो गया। अब आर्थिक तंगी, 2 छोटे भाई, माँ, उन दोनों को देखना है, 2 पैसे का कमाने का भी उपाय लगाना है और अपने संगीत को भी जारी रखना है। तो मैं हजारीबाग चला आया। उस वक्त मैं एक मतलब कचहरी में एज ए मुंशी काम भी करता था और आते जाते थे डेली इचाक से आना जाना, ये मेरा चक्कर था। उसी बीच हजारीबाग में पुष्पदीप संगीत संस्था का नाम मैंने सुना और उनके जो डायरेक्टर हैं इम्तियाज सर, उनसे मिले। तो वो बोले ठीक है, आप मेरे क्लब में आइए, हम लोग फिल्मी संगीत आपको सिखा देंगे। क्योंकि क्लासिकल बेस में हम जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ना मेरे पास उतना समय था, ना एक्सपेंस करने के लिए उतना पैसा था। और मैं जानता था कि संगीत से हम बहुत आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन जहां तक शौक है वहां तक जा सकते हैं। तो अभी भी याद है मुझे वो परेशानी कि जब मैं आता था इचाक से तो दिन भर कचहरी में काम करने के बाद, क्योंकि कोई भी संगीत का संस्था हो या नाट्य संस्था हो, अभ्यास करने का उनका समय शाम में ही होता है। तो जब हम कचहरी के बाद संस्था जाते थे 8:30-9 बज जाता था और निकलने के बाद डिस्ट्रिक्ट मोड़ जाते थे पैदल।
तो गाड़ी नहीं देखते थे हम, गाड़ी नहीं मिलता था। फिर वापस इंद्रपुरी चौक आके 2 समोसा खाते थे और पुष्पदीप संगीत संस्था में वो वहाँ जो था दरी और चादर, वहीं पे रात बिता देते थे। तो वहाँ मुझे उदय जी और इम्तियाज जी, ये मेरे जो दोनों उस्ताद रहे हैं, इन्होंने मुझे संगीत में बहुत सारी जानकारियाँ दी। धीरे धीरे करते इन लोगों ने मुझे पहला स्टेज दिया था, सरस्वती पूजा का कार्यक्रम था ऑर्केस्ट्रा का, और उस समय हम पहला गाना गाए थे तौबा ए मतवाली चाल। ये मेरा स्टेज का पहला गीत है मुकेश जी का, जिससे हम कंटिन्यू 3 साल तक स्टेज पे वही गाना गाते थे। हमसे मेरे साथी लोग बोलते थे कि दूसरे गाना क्यों नहीं गाते हो। तो मुझे लगता था कि जब तक हमको नहीं लगे कि मेरा गाना अच्छा हुआ है, तब तक हम यही गाना गाएंगे। और जब 3 साल के बाद लगा कि ये मुकेश जी का गीत, अब हम इतना ही अच्छा गा सकते हैं इस गीत को, प्रयासरत तो अभी भी हैं, उसके बाद कुछ और गाना गाने का शुरू किए। इससे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कुछ मानदेय भी मुझे मिलने लगा, हौसला भी मेरा बढ़ा, लोगों ने सराहा। जब तालियां बजी तो मुझे लगा कि हम जो सोच करके संगीत का सफर शुरू किए थे वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है। इसी बीच एक ऐसा दौर आया कि जब मैं देखता था कि स्टेज पे जो उद्घोषक होते हैं, अनाउंसर, तो वो जब बोलते हैं तो सारी पब्लिक साइलेंट होकर सुनते हैं। वो बुलाते हैं ये आएंगे, ये गाएंगे, तो मुझे लगा कि ये काम मुझसे क्यों नहीं हो सकता है, मैं एंकरिंग क्यों नहीं कर सकता हूं। तो पार्टिकुलर मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर मुझे मेरे सिखाने वाले उस्ताद ने ही कहा था कि एक काम तो सही से सीख लीजिए, उसके बाद एंकरिंग कीजिएगा। तो तकरीबन 3 साल तक अपने म्यूजिक को हम ब्रेक कर दिए थे और एक अच्छा एंकर बनने का हम प्रयास करने लगे थे, कोशिश करते थे। एक हमारे हजारीबाग के मित्र हैं दिवाकर मिश्रा, उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था एंकरिंग करने के लिए अपने म्यूजिकल शो में। उसके बाद मेरा एंकरिंग का सफर जो शुरू हुआ, तो उसमें हम प्रयास करते गए, कोशिश करते गए, सीखते गए, जहां तक हो सका उसे और निखारने का प्रयास हम रात दिन करते चले गए। तो ये तो संगीत और एंकरिंग का सफर था, लेकिन एक चीज था मेरे अंदर, वो था रंगमंच। तो वो मेरे अंदर से नहीं निकला था। मुझे लगता था कि स्टेज कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन रंगमंच का वो जो भूत था वो मेरे दिलो दिमाग पे छाया हुआ था। उसके लिए फिर मैं एक हजारीबाग में बहुत पुराना संस्था है, सम्राट नृत्य संगीत एवं नाट्य संस्था, जिसके डायरेक्टर श्री राकेश गौतम जी हैं, मैं उनके पास गया। उनके दोनों बेटे आकाश और अमिताभ, उन दोनों ने मुझे कोऑपरेट किया और मुझे बहुत सारा प्ले में उन लोगों ने अच्छे तरीके से समझाया, ऐसे करना है, क्या करना है, कैसे सीखना है। उसके बाद हजारीबाग में एनएसडी का एक वर्कशॉप लगा था, 15 दिवसीय वर्कशॉप, और एनएसडी का एक विशेष प्ले था सैया भय कोतवाल, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब कर चुके थे, नसरुद्दीन शाह जी किए थे, मनोज वाजपेयी जी किए थे, कुलभूषण खरबंदा जी किए थे। वो प्ले हम लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग के दरमियान उसकी प्रिपरेशन करवाई गई थी कि ये प्ले करना है। और उसमें एक रोल था कोतवाल का, जो मंद बुद्धि था, शारीरिक विकलांग भी था। तो वो रोल के लिए मेरा चयन हुआ। उसमें बतौर जजेस दिल्ली से एनएसडी के ट्रेनर आए थे, रांची से मलकानी सर थे, कमल बोस सर थे, संजय सर थे, राकेश दा हजारीबाग से थे। तो इन लोगों के बीच उसका पहला मंचन हजारीबाग नगर भवन में हुआ।
उसमें जब ऑडियंस सारे जब खड़ा होकर के क्लैपिंग किए, तो पहला क्लैपिंग था पूरे प्ले के लिए। उसके बाद एक अनाउंस हुआ कि इस प्ले में सबसे अच्छा अगर कोई किरदार निभाया है तो वो है कोतवाल का। फिर वो प्ले हमने जमशेदपुर में किया, रांची में किया, और 2-3 जगह और हुआ, और जहां भी वो प्ले हुआ सार्थक साबित हुआ। उस वर्कशॉप के बाद नेशनल फेस्टिवल, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, सरकारी, गैर सरकारी, जितने भी लगभग सम्राट के थ्रू नाटक का मंचन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी रही। उसमें हम लोग जमशेदपुर गए थे, अमृतसर गए, केरला गए, पुणे गए, पटना में, रांची में, हजारीबाग में, हर जगह। और जहां भी हमने मंचन किया तो गुरु का कृपा है और चाहने वालों सभी का आशीर्वाद है कि लोगों की आंखों के चमक और हाथों की तालियां से मुझे पता चल गया कि वो मुझे पसंद किए। हजारीबाग में रामलीला का मंचन हुआ, 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो पहला बार रावण का किरदार के लिए मेरा चयन हुआ था। और एक अंदर की बात मैं बता दूं कि मेरे जितने भी पसंदीदा एक्टर हैं वो सब विलेन हैं, चाहे प्राण साहब हो, अमरीश पुरी साहब हो, जीवन जी हो, गुलशन ग्रोवर सर हो। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो नेगेटिव करने का खुमार कुछ ज्यादा था। तो रावण का जो पहला बार रोल निभाए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। सेकंड टाइम जब हुआ तो कुछ इकोनॉमिकल का कारण था आपस में, जिस कारण से वो रोल मुझे नहीं मिला और वो रोल किसी और को दिया गया। लेकिन उस रोल के बाद भी हम क्या बताएं, जो दोबारा रावण बने तो लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनको रिस्पांस नहीं दिया। और राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो रामलीला का मंचन हुआ, उसमें विशेष तौर पर फिर से मुझे रावण बनने के लिए कहा गया। और उसके लिए हजारीबाग और जमशेदपुर चांडिल, ये दोनों जगह बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने अपने आप को रावण के रूप में ढाला। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा इसके लिए हमारे मेकअप आर्टिस्ट का, जिन्होंने मेरे चेहरे को जीवंत रावण बना दिया। तो बड़ा अच्छा रहा मेरा ये सफर। इसमें बहुत जगह मेरे साथ कठिनाई आया। कठिनाई कब आता था? नाइट स्टे करना है, मेरे पास हजारीबाग में रैन बसेरा था नहीं। तो कभी कोई दोस्त हमको अपने साथ ले जाते थे कि आज मेरे के पास रुक जाओ, कभी क्लब में रुक जाते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। सोचे नहीं, करना है तो करना है। और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कब मैं सिंगर से एंकर बना, कब मैं एंकर से रंगमंच का कलाकार बना, ये मुझे पता नहीं चला। अभी भी एंकरिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर का वो गायक जिंदा है। गायन करते हैं तो लगता है मेरे अंदर का वो अभिनय करने का क्षमता जिंदा है। और प्रत्येक दिन, चाहे वो सुबह हो या शाम हो, अभ्यास के तौर पर या बैठ करके अभ्यास करे या चलते फिरते अभ्यास करे, अभ्यासरत है। रिसेंटली में हम जिनसे समझिए कि गुरु भी कह सकते हैं, गार्जियन भी कह सकते हैं, हमारे मामा हैं दीपक जी, दीपक शर्मा जी। वो अपने साथ हमको बैठाते हैं, हमारे पास आते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे गाने हैं जो कि मैं कभी सोचता नहीं था कि ये गाना मैं गा सकूंगा। तो बड़ा अच्छा से बारीकी से बताते हैं कि अगर तुम इसको ऐसे तरीके से गाओगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो रिसेंटली अगर हम अपने गाइडलाइन गॉडफादर मानेंगे तो उन्हीं को मानते हैं। यूं तो योगदान हर गुरुओं का रहा मेरे साथ। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे अच्छे उस्ताद मुझे मिलते चले गए
और मेरे सफर को आसान बनाते चले गए। जब मेरी शादी हो गई तो मुझे लगा कि अब तो जिम्मेवारी बढ़ गई है, लेकिन जो मेरे जीवन में मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मेरे साथ आए, उनका विशेष योगदान रहा कि वो मेरे इस कर्म को हमेशा अपना धर्म माने। मेरे साथ मेरी वाइफ संगीत का प्रैक्टिस करती हैं, अभिनय का प्रैक्टिस करती हैं। मैंने जितने भी लघु फिल्म किए हजारीबाग में दीपक मामा के साथ, उस सब में उनका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और वेल तरीके से मामा का सहयोग रहा कि कैसे किनसे किस तरीके से काम क्या करवाना है। तो ये वाइफ का भी सपोर्टिंग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शुरू में मेरे मतलब क्या पता है, हर फैमिली में होता होगा कि फैमिली के जितने भी सीनियर्स लोग होते हैं, अपनी मम्मी को छोड़कर, पिताजी तो रहे नहीं, तो कुछ लोग बोलते थे। एक्चुअली क्या है कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं 99% गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसमें 75% सिविल कोर्ट। तो कहीं ना कहीं लोग मजाक बनाते थे कि क्या यार ये नाचने गाने वाला बन गया है, घर में सब ये है, घर में सब वो है। लेकिन आज कम से कम मेरा पहचान मेरे खुद के मेहनत और सभी गुरुजनों का सहयोग से बन चुका है। अभी मुझे बताना नहीं पड़ता है कि मैं कला से जुड़ा हूं या संगीत से जुड़ा हूं या रंगमंच से जुड़ा हूं। मुझे लोग जिस मंच पे जिस रूप में देखना चाहते हैं, मेरा सौभाग्य होता है कि मैं उनके सामने वैसा ही बनकर उतर जाता हूं। मेरे बहुत सारे जूनियर्स चले गए मुंबई, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए हैं, कोई एक्टर बन गए हैं, कोई सीरियल्स में है। मुझे भी कहा गया, मगर इससे कंधे पे जो पारिवारिक बोझ होती है उससे निकलना मुश्किल है। लेकिन एक बात है, जैसा हमको लगता है, ये मेरा आत्मविश्वास कहिए, सोच कहिए या जो बोलिए, कि मेरे अंदर एक चीज है कि A.K. हंगल साहब के उम्र में भी बड़े स्क्रीन पे अगर हम आ जाएं तो मेरा नाट्य मंचन सार्थक हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है, आत्मविश्वास से भरा हुआ ये शब्द है कि शायद हम वहां तक पहुंचे, क्योंकि प्रयास तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल करते रहते हैं। इस सफर में कुछ ऐसा भी दौर आया था जब लोग मुझे हजारीबाग में भूल गए थे। भूलने का कारण क्या था कि हम अपने सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए कभी आज तक। ये नहीं कि मंच किसी का है, अगर हम वहां इनवाइट हुए, लोग देखे तो हमको बुला लिए तो मंच पे चले जाए, ये हमको कभी पसंद नहीं पड़ा। इसलिए कि जिस मंच पे हम इनवाइट नहीं हैं, वहां 10 कलाकार हैं। हम उस जगह गए हैं बतौर एज ए गेस्ट। किसी के कहने पर अगर हम उस मंच पे जाते हैं तो वो 10 आर्टिस्ट में कहीं ना कहीं 4 को लगेगा कि ये मेरा मंच छीन रहा है। तो उससे थोड़ा हम बचने का प्रयास करते आए। और सबसे जो सफल बात रहा मेरे जीवन में कि हमको जितने भी लोग मिले, जितने भी मेरे पहचान हैं, सर्किल हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कहीं ना कहीं कला जगत से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम कोई संगति, कोई दोस्ती किए ही नहीं। और इन्हीं लोगों का साथ मुझे आज प्रेरित करता है कि हम और आगे जाएं, और कुछ करें, और अच्छा करें। देखिए, न्यू जनरेशन के जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम लोग का तो विधिवत कोई प्लानिंग करके ट्रेनिंग नहीं था संगीत का। बस लाइट म्यूजिक सुने, कॉपी किए, 2 बार सुने, 3 बार सुने, कुछ हिंट मिला तो गाए और गाते चले गए। लेकिन अभी तो म्यूजिक का बहुत स्कोप है। पेरेंट्स लोग बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं,
एक से एक रियलिटी शोज वगैरह आ गया है, जिससे बच्चे को प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वो आगे चल के राइज कर जाते हैं। तो जितने भी अभी हमारे फ्रेंड्स हैं, या जो न्यू बैच के लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि आप संगीत कर रहे हो, उनके लिए हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हर एक मंच आपके जीवन का अंतिम मंच है। अगर आप ये सोच के मंच पे जा रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा, और आप ये सोच रहे हैं कि आज इसमें गड़बड़ाया है तो उसमें अच्छा कर देंगे, तो आपका हर प्रोग्राम फेलियर साबित हो जाएगा। अपने आप को हर मंच पे आप फुल एंड फाइनल साबित कीजिए। ये सोच के मत जाइए कि हम कर दिए हैं, इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। ये जिस दिन आपके अंदर आ गया, उस दिन समझ लीजिए कि आप उससे ज्यादा अच्छा कर ही नहीं सकते। डेली शुरुआत कीजिए और डेली बेहतरीन कीजिए। देखिए, हजारीबाग में जितने भी संस्था हैं एक्टिंग के, सिंगिंग के, वो आपको बड़ा मंच नहीं दे सकता है, लेकिन आपके अंदर इतना क्षमता भर देगा कि आप किसी मंच पे जाइएगा, किसी रियलिटी शो में अगर जाइएगा तो आपको विधिवत तैयारी वो यहां से करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको हजारीबाग के संस्था से जुड़ना पड़ेगा, यहाँ के सीनियर से सीखना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। उनका सफर क्या रहा, उनके लाइफ में क्या कमी थी, हमको क्या सुविधा मिल रहा है। एक दौर था कि हमको जाना रहता था प्रोग्राम करने के लिए, अगर पटना राज्य स्तरीय प्रोग्राम, तो हम रिहर्सल करते करते मन में सोचते थे कि हम जाएंगे कैसे, मेरे पास भाड़ा कहां से आएगा। तो कभी इधर देखते थे, कभी उधर देखते थे कि कोई तो बोल दे कि हम ले चलेंगे। लेकिन अभी इतना हो चुका है कि पेरेंट्स अगर सहूलियत देते हैं तो बच्चा यहाँ से रियलिटी शो में अगर इंटरेस्टेड है तो वो मुंबई जा सकते हैं, कोलकाता जा सकते हैं ऑडिशन देने के लिए, रांची जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं। तो ये सहूलियत है। अगर बच्चे में इंटरेस्ट है, वो जाना चाहता है, पेरेंट्स नहीं करेंगे तो हम सीनियर्स कलाकार मिलकर उसको प्रेरित करेंगे कि भाई तुम में वो चीज है, तुम गेन कर सकते हो, तुम आगे जाओ। क्योंकि जो दर्द मेरे अंदर रहा, हम समेट के रह गए, हम चाहते हैं वो बच्चा उस दर्द से वंचित हो जाए। देखिए, 25 साल में आपको हम बता दें, हमारे बहुत से साथी ऐसे रहे, बहुत से मित्र जो ऑर्केस्ट्रा लाइन से जुड़े, वो हजारीबाग से रांची तक का सिर्फ सफर तय किए। रीजन है कि उस समय के जितने भी मेरे सर्किल थे, कोई पूंजीपति पैसे वाले नहीं थे, सब थे मिडिल क्लास के। तो वो अपने गांव से हजारीबाग आए तो यहाँ लगा कि अच्छे शहर में आ गए, यहाँ से रांची गए तो लग रहा अच्छे शहर में आ गए हैं। और चूंकि हजारीबाग से रांची में म्यूजिकल शो ज्यादा होता है तो वहाँ काम मिल जाता है। यहाँ अगर आप महीना में 4 काम किए तो वहाँ आपको महीना में 20 काम मिल जाना है। लेकिन एक्टिंग और थिएटर में हमारे 2-3 ऐसे साथी हैं जो सीधा यहाँ से मुंबई का सफर तय किए हैं। उसमें एक नाम है दीपक सागर, हमसे जूनियर थे वो, अभी वो वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर बने हुए हैं। बहुत सारे सीरियल्स उनका आ रहा है, आते रहता है, और अभी वहाँ फुल्ली वो सेटल कर चुके हैं, फ्लैट, गाड़ी, सारे तरीके से। रिसेंटली हमारे साथ रामलीला में एक हनुमान का किरदार निभाए थे पृथ्वी पांडे। अभी वो पिछले 2 साल से मुंबई में है और आए दिन उनका सीरियल्स में कुछ ना कुछ क्लिप आते रहता है, कुछ कुछ छोटा छोटा काम उनको मिल रहा है। तो यहाँ से निकलने के बाद स्कोप है, बट वही जा सकता है जिसके साथ घर परिवार की परेशानी को शेयर करने के लिए घर में कोई और हो। अब एक बेटा एक वाइफ, हम दोनों को किसके सहारे छोड़ के जाते, तो ये मलाल रह जाता है। लेकिन हम घर में एक ही बात बोलते हैं अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, कि जिस दिन हमको लगेगा कि मेरा बेटा मेरे घर को संभाल रहा है, उस दिन मेरा अगला कदम मुंबई की तरफ जाएगा। और सपना है तो शायद सच हो, नहीं भी सच हो तो इतना प्रयासरत रहेंगे, इतना सीखते रहेंगे कि मन में मलाल नहीं रहेगा कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ का संस्था आपको ट्रेंड कर सकता है, बट वो प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचा सकता है। वो ये बता देंगे कि देखो वहां शो आज होने वाला है, उसमें ऑडिशन है, बट वो गाइडलाइन नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छाई भी है कि आपको वो ट्रेंड कर रहे हैं। और दूसरा ये भी देखा जाए कि हम लोग अपने संस्था में उतना मानदेय नहीं देते हैं,
उतना शुल्क नहीं देते हैं कि आपके पीछे वहां से ट्रेनर आपको मुंबई तक लेके जाए। तो ये दोनों चीज है इसमें। देखिए हमारे शादी का जब जिक्र होता है तो एक मुझे कहानी अभी भी याद है कि मेरे घर में लोग, मतलब क्या बताएं, आज से 25 साल पहले मेरा जो फिजिकल था वो बड़ा स्लिम ट्रिम टाइप का था, वो गांव का लुक वाला था। तो उस समय किसी तरीके से मेरा मुलाकात हुआ था जिनसे मेरी शादी हुई उनसे, और धीरे धीरे हम दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी, और बाद में पता चला कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं अभी, वो मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त थे। तो दोनों फैमिली को मतलब किस तरीके से दिक्कत नहीं हुआ, और हमारे लव मैरिज को लोग अरेंज करके हमारे साथ ये मतलब युगल बंधन में बंध गए और दोनों परिवार एक हो गए। और आज भी ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मुझे ये कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं ससुराल जाता हूँ, क्योंकि ससुराल में मुझे आज तक दामाद नहीं कहा गया। क्या हीरो, कैसे हो, यही शब्द से संबोधन करते हैं हमारे ससुर जी हमको। तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी गए नहीं हैं, मेरे पिताजी दूसरे रूप में मेरे सामने खड़े हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि मैंने जिसे चाहा वो मेरे साथ जुड़ गई, और अभी तक तो सफर अच्छा चल रहा है, और आगे जब तक साथ रहे उनका अच्छा ही से रहे। एक बात आता है अपने बेटे का, तो मैं कभी कभी सोचता था कि मेरा बेटा है तो वो संगीत में रुचि रखेगा, फिल्मी गाना गाएगा, एंकरिंग करेगा, लेकिन बेटा का देखिए उसका इस सब चीज से वो दूरी था। तो मुझे लगा, फिर हम देखे कि जो चीज मेरा बेटा नहीं किया वो चीज मेरी वाइफ मेरे साथ कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक साथी चाहिए था, चाहे वो बेटा के रूप में मिल जाए या पत्नी के रूप में मिल जाए। तो मेरे कला के क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मेरी पत्नी ही काफी है मेरे साथ। और बस यही 3 आदमी का हमारा परिवार फिलहाल यहाँ पे है। गांव में हमारे भाई हैं, माँ है, सभी से अच्छा नहीं रहता है। और अब मेरे घर के लोग कहते हैं कि भैया का जो भी नाम है कला के क्षेत्र में वो अपने बल पे है। मुझे मेरे पैतृक स्थान में लोग कम जानते हैं, लेकिन हजारीबाग या हजारीबाग से बाहर लोग ज्यादा जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं खुशी होती है ये देख करके कि मैंने जो मेहनत किया या जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। सबसे पहला हमको जिनसे ब्याह करना चाहते थे वो मुझे मिल गई। हम म्यूजिक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, जितना आगे तक का सफर हुआ वो मेरे लिए बहुत है। एक प्यारा सा बेटा चाहते थे जो मेरे फीलिंग को समझे, जैसा कद काठी चाहते थे वो भी वैसा है। तो ये सब देख करके हमको लगता है कि 50% हम सक्सेस हो चुके हैं, और 50% सक्सेस तब होंगे जब मेरा बेटा राइज कर जाएगा, स्टैंड कर जाएगा, जब मुझे मेरी पहचान मेरे स्टेट के बाहर थोड़ी और मिल जाएगी। और आदमी की इच्छाएं तो अनंत है, एक पूरी होती है, एक जा जाती है। तो हम अपने मतलब क्या बताएं, ऊपर वाले से, अपने किस्मत से खुश हैं कि मेरे सपने को धीरे धीरे करके सही वो पूरा करते चले गए। और छोटी छोटी खुशियों से हम बड़ी खुशी बनाने का कामना कर लेते हैं। आज मतलब इस मंच से मेरे अंदर में जितनी भावनाएं थी, जो एक होता है ना कि एक अंदर में कैद है वो निकलता नहीं है, आज वो निकला है। और इस मंच से हम ये भी कहना चाहेंगे कि मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी गुरुजन हैं, सबों का विशेष धन्यवाद हमेशा रहेगा जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया। हर वो संस्था जहां हम 5 साल बिताए हो या 1 साल बिताए हो या 1 दिन बिताए हो, उनका भी विशेष धन्यवाद रहेगा। मेरे जीवन में बहुत अच्छा योगदान उनका रहा। और जितने भी हमारे सीनियर सिंगर्स हैं, उन लोगों का विशेष आभार है
कि उन लोग भी मुझे अपने दिल के करीब मानते हैं। तो ये दिल की आवाज आज मेरे दिल के तमाम भावनाओं को सामने निकाल के रख दिया। ये बहुत ही अच्छे स्तर का कार्यक्रम है। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकते हैं किसी के सामने। कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई समय देता है तो अपना बताना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो बात अंदर 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 घूम रहा है। लेकिन आज लग रहा है कि इस चैनल से हम थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं और लग रहा है कि अपनी खुशी, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी उपलब्धि आप लोगों के बीच हम शेयर किए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग इससे कुछ सीखेंगे। बहुत लोगों को ये देख करके अच्छा लगेगा कि छोटे से गांव से कैसे हम अपना सफर यहाँ तक लाए हैं। और विशेष आभार रहेगा ये दिल की आवाज की जो आज हमारे भावनाओं को आपने बाहर ले आया। तो मुझे एक बार फिर से मैं आप लोगों का विशेष धन्यवाद देता हूं और दिल की आवाज चैनल को विशेष आभार। जय हिंद। प्रयासरत रहेगा, आगे और अच्छा करते चलें, आप लोगों का साथ मिलता रहे। धन्यवाद।